मेरी कंपनी के पब्लिक होने के बाद मुझे 66 करोड़ युआन के शेयर मिले। मैं आर्थिक रूप से आजाद था, इसलिए घर जाकर माता पिता से मजाक किया कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। मैंने कहा कि अब मैं आप पर बोझ बनूंगा, पर उसी दिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे छोटे भाई के नाम कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब उसी के साथ रहेंगे और मुझसे कहा कि मैं कहीं और जाकर किराए पर रह लूं। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी फौरन ब्रेकअप कर लिया। मैंने मुस्कुराकर सब कुछ मान लिया। हर एक मांग, वो 50 करोड़ युआन, मैंने उफ तक नहीं की। माँ, डैड, मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। क्या आप मुझे कुछ दिन सहारा दे सकते हैं? उनके पत्थर जैसे चेहरे देखकर मैं हंसने ही वाला था कि मजाक कर रहा हूं, डरा दिया क्या? लेकिन तभी मैंने देखा कि पिता ने माँ की आस्तीन खींची। उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती की बनावटी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करना भी अच्छा होता है। ईथन, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हारी माँ और मुझे थोड़ा बाहर जाना है। और ये कहकर वो तेजी से अपने बेडरूम में चले गए। मुझे लगा उन्होंने मेरी बात सच मान ली। मैं सफाई देने के लिए उनके पीछे गया, पर तभी मैंने दरवाजे के पीछे से पिता की आवाज सुनी। ईथन की नौकरी चली गई, वो अब यहीं पड़ा रहेगा। पक्का हम पर बोझ बनने की साजिश है, ये नहीं चलेगा। अभी उसे पता नहीं है कि हमारे पास कितनी बचत है। जल्दी करो और हमारे सारे पैसे और संपत्ति केविन्स के नाम कर दो, ताकि ईथन उस पर अपना हक न जता सके। माँ की आवाज में हिचकिचाहट थी। सारी संपत्ति? पर वो एक अपार्टमेंट भी तो है। भले वो हमारे नाम है, पर ईथन ने अपने पैसों से खरीदा था। वो उसकी शादी का घर है, ऐसे ही ले लेना। क्या ये ठीक रहेगा? पिता ने झुंझलाकर जवाब दिया। अगर वो हमारे नाम पर है तो वो हमारा है। वो शहर में अच्छी नौकरी करता है और बड़ा बेटा है। अपने भाई के बारे में सोचना गलत क्या है? रही बात शादी के घर की, तो वो और मेहनत करेगा और दूसरा खरीद लेगा, है ना? मुझे बस डर है कि ईथन को लगेगा हम भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव? हम माता पिता हैं, हमने उसे बड़ा किया है। और वैसे भी अब तो वो बेरोजगार है ना। वो घर केविन को देना मतलब उसे सुरक्षित रखना है, वरना वो आलसी हो जाएगा, काम छोड़ देगा और सब उड़ा देगा। फिर क्या होगा? माँ ने सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, मैं केविन को बोल दूंगी कि वो मुंह बंद रखे। मैं बाहर दरवाजे पर टिका था, खुद एक फीकी मुस्कान के साथ अपने कमरे में लौट आया। मैं जानता था, बचपन से ही माता पिता केविन को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मेरी परवरिश दादाजी ने की थी, जबकि केविन माता पिता के साथ पला। बचपन से ही माँ पिता कहते थे, तुम बड़े बेटे हो, बड़ा भाई पिता समान होता है। सही हो या गलत, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई को आगे रखना चाहिए। हम तुम्हारे लिए पैसे कमाने में बहुत मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठकर देर रात तक जागते हैं। मजबूरी में तुम्हें गांव छोड़ना पड़ा। तुम्हारा स्कूल का रिकॉर्ड तो वहीं है। ट्रांसफर करने से तुम्हारी पढ़ाई खराब होती। तुम गांव में ही रहो। हमें तुम्हारे छोटे भाई का भी तो ध्यान रखना है। मैं समझता था कि मेरे माता पिता के लिए ये कितना मुश्किल है, इसलिए कॉलेज के पहले साल के बाद मैंने उनसे एक पैसा नहीं लिया। मैंने केविन की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां भी की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने करीब 8 साल जी तोड़ मेहनत की। आखिरकार मैंने गांव में 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। सोचा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बाद वहां रहूंगा, लेकिन केविन ने कहा कि उसकी हैसियत के हिसाब से फिजूल खर्ची मत करो। उसने मुझे सलाह दी कि इसे माता पिता के नाम पर रखो, ताकि अगर कभी राजधानी में घर खरीदने का मौका मिले तो दिक्कत न हो। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आखिर हम एक ही परिवार हैं। तो मैंने मान लिया। किसे पता था कि तब भी वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस बार मैं उन्हें सरप्राइज देने आया था। जिस कंपनी में मैंने निवेश किया था वो पब्लिक हो गई थी। मेरा डिविडेंड 50 करोड़ युआन से ज्यादा है और हर साल और पैसा आने वाला है। मैं आर्थिक रूप से आजाद हूँ। मैंने सोचा था कि घर जाकर माँ डैड से बात करूंगा कि एक विला खरीदेंगे, केविन के लिए कुछ दुकानें लेंगे, उसे एक कार दिलाऊंगा और उनके रिटायरमेंट के लिए कई मिलियन युआन दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके और पूरा परिवार साथ में ट्रिप पर जा सकेगा। कितना शानदार होता ना? इसलिए मैं बस एक छोटा सा मजाक करना चाहता था। उन्हें डराने वाला था कि मैं उन पर बोझ बनूंगा और फिर बता देता कि हमारा परिवार अब अमीर हो गया है। पर असली सदमा तो मुझे लगा। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर मैं दंग रह गया। लेकिन मुझे अपने भाई केविन पर भरोसा था, वो ऐसा नहीं करेगा। बचपन से मेरे पास जो कुछ अच्छा होता मैं पहले उसे देता था। मैंने ही तो उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। वो माता पिता की इतनी स्वार्थी बात कभी नहीं मानेगा। कुछ ही देर में माता पिता ने बनावटी चिंता के साथ मुझसे बात की। ईथन, कोई बात नहीं, तुमने सालों बहुत मेहनत की है। अब घर आए हो तो आराम करो। डैड और मैं एक काम से बाहर जा रहे हैं। खाने में जो चाहिए मैसेज कर देना। अगर मैंने उनकी बातचीत न सुनी होती तो कभी नहीं सोचता कि जो माता पिता इतनी परवाह दिखा रहे हैं वो हर कदम पर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तभी माँ का फोन बज उठा। मैंने दूसरी तरफ केविन की आवाज सुनी। माँ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे प्रॉपर्टी ऑफिस क्यों जाना है? माँ तेजी से फोन लेकर एक तरफ चली गई। जब मैंने कहा है तो बस जाओ, पिताजी मुस्कुराते हुए मुझे देखने से रोकने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गए। तुम पहले आराम करो, हम निकल रहे हैं। मैं कुछ न कहते हुए मुस्कुरा दिया। फिर जब उनका ध्यान नहीं था मैं चुपचाप उनके पीछे हो लिया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सड़क पर मैंने उन्हें केविन को एक तरफ खींचते देखा। मैं कोने से छिपकर सुनने लगा और देखा कि कैसे उन्होंने केविन को सब कुछ दोहराया। सुनकर केविन की भौहें तन गईं। माँ, डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते।
ईथन के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? माँ ने जल्दी से केविन की आस्तीन खींची। अरे केविन, बड़े भाई के पास अब नौकरी नहीं है और वो बस घर पर बैठा रहेगा, पता नहीं कब तक आराम करेगा। अगर उसने सारी बचत खत्म कर दी और फिर उम्मीद करे कि हम उसे पालें, तब तुम घर कैसे खरीदोगे या शादी का खर्चा कैसे उठाओगे? ये देख पिता ने भी सिर हिलाया। बिल्कुल सही। आजकल के इतने नौजवान अपने माता पिता पर बोझ बने हैं। हमें सावधान रहना होगा। और इसमें गलत क्या है? ये हमारी चीजें हैं। घर हमारे नाम है, हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। उससे बेहतर है कि तुम्हें दे दें। माँ ने फिर बीच में टोका। तुम्हारा भाई राजधानी में पैसा कमाता है। जब देखेगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ दिन रुककर वापस काम पर लौट जाएगा। हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। केविन अभी भी हिचकिचा रहा था। पर हमने उसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात की थी। क्या वो शादी की बात नहीं कर रहे थे? कम से कम वो अपार्टमेंट तो शादी का घर था। क्या आप उसे भी मेरे नाम कर रहे हैं? अरे शादी का घर, तुम्हारे भाई के पास तो अब नौकरी भी नहीं है। कौन सी औरत उसके साथ रहना चाहेगी? तुम अलग हो। अगर तुम्हारे पास पैसे और घर नहीं है तो बीवी मिलना और मुश्किल होगा, है ना? पर अगर भाई को पता चल गया तो? पिताजी कुछ पल के लिए रुके। तो चल गया तो क्या? आखिरकार हम उसके माता पिता हैं। इतने सालों से ईथन हमारी बात मान रहा है, कभी पलटकर नहीं बोलता। औलाद का माता पिता की बात मानना ही उसका धर्म है। अगर उसे पता चल भी गया तो वो हमारी नेकनियति समझ जाएगा। वो हमें दोष नहीं देगा। ये तो बस उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। माँ ने भी अपनी बात रखी। एक जवान आदमी हमेशा आराम कैसे कर सकता है? तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए। उसे स्कूल तक पढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी और मैंने बाहर कितनी ठोकरें खाई। तो क्या अगर उसे पता चल गया, वो क्या कर लेगा? हमसे झगड़ा करेगा तो वो एक नालायक बच्चा कहलाएगा। इस बिंदु पर पिताजी और गुस्से में आ गए। अगर तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे मजबूर न किया होता तो तुम्हारा भाई बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका होता। गांव के बच्चे की इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? वो लड़का है। कौन तदा 14 साल की उम्र में काम करना शुरू नहीं करता? अगर तुम्हारे दादाजी इतने जिद्दी ना होते तो तुम्हारा भाई बहुत पहले बाहर पैसे कमा रहा होता। सही कहा, गांव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाहर काम करने के उन सालों ने हमें सच में तोड़ दिया था। माँ ने समय देखा और जल्दी से बोली, केविन चलो, ट्रांसफर ऑफिस के लिए जल्दी करो। वापस आए तो अपने भाई के सामने कुछ मत बोलना। मैंने केविन के होठों को चुपचाप खुलते देखा, फिर सिर हिलाने से पहले बंद होते देखा। ठीक है, समझ गया, पर याद रखना यह आपका आइडिया था। मेरा भाई शायद आराम करने ही वापस आया हो। अगर वो वापस राजधानी जाकर और पैसे कमा ले तो मैं अभी भी उसके कार खरीदने के इंतजार में हूँ। उसे मुझसे नफरत मत करवाना। अरे तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब सोच लिया है। मैंने अपने इस परिवार को दूर जाते हुए खुशी खुशी देखा। मैं दीवार पर टिक गया, एक हाथ से अपनी आंखें ढकी और धीरे से एक कड़वी हंसी छूट गई। जिस पल वो पैसे मुझे मिले मेरा पहला ख्याल घर आकर उन्हें बताने का था, ताकि हम सब अच्छी जिंदगी जी सकें। मैं वो खुशी उनके साथ बांटना चाहता था। मैंने सोचा था कि हम एक परिवार हैं, पर उन्होंने उन्होंने मुझे कभी परिवार नहीं माना। सिर्फ केविन ही उनकी संतान है। मैं क्या हूं? बस एक मोहरा जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। जब सब शांत होता है तो उनकी दो मीठी बातें ही सब ठीक करने के लिए काफी होती हैं। हाई स्कूल से मैंने घर का एक पैसा खर्च नहीं किया। मैं दिन में स्कूल जाता और रात में वेटर का काम करता, क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। हर दिन मैं दूसरों के पुराने कपड़े और जूते पहनता जो मुझे फिट भी नहीं आते थे, जबकि केविन के पास इतने नए कपड़े थे कि वो पहन भी नहीं पाता था और वो मुझसे कहते कि समझो, केविन काउंटी टाउन में पला था। उसे खुलकर खर्च करने की आदत थी। मैं बड़ा भाई था, मुझे उसे आगे रखना चाहिए था, उसे बिगाड़ना था। मैंने सुना और किया भी। मैंने सोचा बड़ा भाई होने के नाते मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने सोचा माँ और डैड मेरी परवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं काफी आत्मनिर्भर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मुझ पर वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैंने कहा कि मैं उन पर बोझ बनूंगा, ये तो बस मजाक था। पर इस मजाक ने मुझे उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे मानने से मैंने सालों इनकार किया था। फिर भी जागने में देर नहीं हुई है। कम से कम पैसे अभी भी मेरे हाथ में हैं। उस शाम पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। वो एक दूसरे को देख रहे थे। फिर माँ ने बोलना शुरू किया, ईथन, तुमने सालों बाहर बहुत मेहनत की है। मुझे पता है तुम आराम करने घर आए हो, पर घर के हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। मैंने अपनी नजरें झुका लीं, खाता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर पिताजी ने गला साफ किया और बात में जुड़ गए। तो हमने पहले थोड़ा बिजनेस करने की कोशिश की थी और सब कुछ खो बैठे। ये घर अब वापस लिया जा रहा है। ईथन, तुम्हारी माँ और मेरे पास पैसे नहीं बचे। हमें तुम्हारे भाई के किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ रहा है, पर वो जगह बहुत छोटी है। तो देखो, तुम्हें इस हफ्ते कहीं और रहने के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। उन्हें लगा था कि मैं हैरान होकर एक के बाद एक सवाल पूछूंगा। वो तैयार थे विस्तार से समझाने के लिए, पर मैंने बस सिर हिलाया। समझ गया, मैं पैकिंग करके चला जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि वो मुझे क्या झूठ सुनाना चाहते हैं। मुझे अब परवाह नहीं, जैसे मैं उन्हें उन 6 करोड़ युआन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगले कुछ दिनों में मैंने पैकिंग पूरी कर ली। जैसे ही मैं जाने वाला था, हैरानी की बात यह थी कि मेरी गर्लफ्रेंड विवियन वाकई मेरे होम टाउन आ गई। मेरे माता पिता भी इन दिनों घर की पैकिंग कर रहे थे। उसे दरवाजे पर देखकर वो बहुत हैरान हुए।
ओ विवियन, तुम आ गई। घर थोड़ा बिखरा है, थोड़ी देर बैठ जाओ। विवियन ने सिर हिलाया, कमरे में घृणा की एक हल्की नजर दौड़ाई, फिर अपनी नाक ढंक ली। माता पिता को वहां देखकर मैं उसे विस्तार से नहीं बता सका कि क्या हुआ। मैंने बस उत्सुकता से पूछा, विवियन, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने कल कहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा? तुमने मुझे लेने क्यों नहीं दिया? क्या तुम थकी नहीं हो? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, विवियन ने धीरे से मेरी बात काट दी। ईथन, मुझे थोड़ी जल्दी है। फिर उसने मेरे माता पिता की तरफ देखा। मैं तुरंत समझ गया, इसलिए मैंने विवियन को अपने कमरे में खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। विवियन, मुझे तुम्हें पानी देने दो, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर मैं तुरंत जम गया। मैं पीछे मुड़ा और अविश्वास में रहा। विवियन, इतनी अचानक क्यों? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर है। मैंने कहा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। विवियन की आवाज सख्त थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके बगल में बैठ गया। खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। विवियन और मेरी मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। मेरी तरह वो भी शहर में अपनी किस्मत आजमाने आई थी। यहाँ का खर्च और हालात इतने मुश्किल थे कि हमने सोचा कुछ साल जमकर मेहनत करेंगे, फिर किसी छोटे शहर में बस जाएंगे। 1-2 साल और फिर हमारे पास इतनी बचत हो जाती। हम शादी करने की योजना बना रहे थे। मैं जानता था उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, पर इतनी अचानक वो मुझे छोड़ देगी ये कभी नहीं सोचा था। जैसे ही मैं अपनी बचत के बारे में बताने वाला था, विवियन ने टोक दिया, ईथन, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। इतने सालों से शहर में घिसने के बाद तुम एक छोटा सा घर तक नहीं खरीद पाए। ये सुनकर मेरे शब्द गले में ही अटक गए। विवियन, ये मेरी नाकामी नहीं है। शहर में एक घर की कीमत 2 करोड़ युआन है। एक आम आदमी उसे कैसे खरीद सकता है? तुम भी तो बाहर से आई हो और यहाँ संघर्ष कर रही हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। विवियन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अपनी नाकामियों के लिए बहाने बनाना बंद करो। बस अब तुम्हारे साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना। मैं यहाँ सब कुछ खत्म करने आई हूँ, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। ईथन, मेरी माँ ने कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया है। वो मेरे लिए सही है, वो यहीं का रहने वाला है। मैं उससे शादी करने वाली हूँ। उससे शादी? कैसे? विवियन अक्सर देर रात तक काम के बहाने बनाती थी। ये सोचते ही मेरे दिमाग में सब साफ हो गया। मैं खुद पर हंसे बिना न रह सका। विवियन, क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए है? अगर मेरे पास पैसे होते तो, अगर मैं अमीर होता तो? विवियन मेरी तरफ मुड़कर देखती हैं। एक पल की खामोशी। उसकी आंखों में झांकते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो अब वो लड़की नहीं रही। उसकी नजरों में अब प्यार का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ बेबसी और चिड़चिड़ापन था। ईथन, होश में आओ। पैसों के सामने तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। और अगर तुम्हारे पास पैसे होते भी तो कितने होते? तुम इस जन्म में शहर में एक घर नहीं खरीद सकते। तुम उन आम मजदूरों से अलग नहीं हो। ईथन, मुझे दोष मत दो। किसी को कोसना है तो खुद को कोसो। इंसान को हकीकत देखनी चाहिए। उसकी एक एक बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा जीवन किसी भद्दे मजाक से कम नहीं। मैंने धीरे से अपने होंठ सिकोड़े। ठीक है, जैसा तुम चाहो, रिश्ता खत्म। उम्मीद है तुम्हें कभी पछतावा न हो। मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। मुझे इस हाल में देखकर विवियन ने एक हल्की आ भरी। ईथन, मैं खुश रहूंगी। गुस्से में ऐसी बातें मत करो। अब से तुम्हें थोड़ा यथार्थवादी होना होगा। दूसरों की बातों में मत आया करो। मैंने सुना था कि तुम्हारी नौकरी अच्छी है। मुझे लगा था तुम शहर में टिक जाओगे। मैं ही नादान थी। तुम चाहे जितना भी बचा लो, यहाँ घर कभी नहीं खरीद पाओगे। पर मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं हूं। तुमने मेरा ख्याल रखा, पर मैं भी काफी समय तुम्हारे साथ रही। मैंने अपना सिर झुका लिया। विवियन तुरंत वहां से चली गई और उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद बदकिस्मत में नहीं वो लोग हैं। जो कुछ उन्हें चाहिए वो मेरे पास पहले से है। फिर भी इन लोगों ने जैसे ही मौका मिला अपना असली चेहरा दिखा दिया। ऊपर वाला भी जानता है कि ये किसी चीज के हकदार नहीं। मेरे माता पिता ने विवियन को बिना अलविदा कहे जाते देखा तो उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। कैसी लड़की है ये? तमीज नाम की चीज नहीं। खाना खिलाना तो दूर, इसने हमें पूछा तक नहीं। ईथन, ऐसी लड़की से शादी नहीं हो सकती, समझ रहे हो? उससे शादी करना पूरे खानदान के लिए श्राप होगा। अब उससे शादी नहीं हो सकती, हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैंने ठंडे लहजे में कहा। यह सुनकर मेरे माता पिता ने एक दूसरे को देखा तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, इसलिए लड़कियां भी तुम्हें नीचा दिखाती हैं। बेहतर होगा कि तुम वापस शहर जाओ और कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। हमें बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है। तुम्हारे छोटे भाई को गाड़ी भी चाहिए। अगर तुम वापस जाकर मेहनत नहीं करोगे तो क्या हम बुढ़ापे में दुख भोगेंगे? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। सामान पैक करते ही मैं शहर लौट जाऊंगा। वे खुशी से सिर हिलाते हैं। बिल्कुल सही। एक नौजवान को घर बैठकर क्या करना है? बाहर जाओ, खूब कमाओ। यह सुनकर मुझे जोर से हंसने का मन हुआ। मेरे भाई से तो उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही। तब वे कहते थे, केविन, बाहर क्यों जा रहे हो? घर पर रहो। हमने तुम्हारे लिए नौकरी, गाड़ी और घर तैयार रखा है। तुम्हारा बड़ा भाई हर महीने पैसे भेजेगा, है ना? और सच में मैंने हर महीने उन्हें अच्छी खासी रकम भेजी थी। यह सोचकर मैंने ठंडे मन से अपने होंठ सिकोड़े। चिंता मत करो, अगर अब एक सिक्का भी मेरी जेब से गया तो ये जिंदगी जीना बेकार है। शहर लौटने के बाद मैंने अपनी कंपनी का काम सौंपा और इस्तीफा दे दिया।
कंपनी ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पार्ट टाइम एग्रीमेंट का ऑफर दिया ताकि मैं कभी कभार मदद कर सकूं। मैंने हाँ कर दी। हमारा आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोगों का ग्रुप एक साथ डिनर कर रहा था। इसके बाद फालतू बैठे बैठे किसी ने कंपनी शुरू करने का सुझाव दिया, कुछ छोटा मोटा बिजनेस। वैसे भी हमें नुकसान से डर नहीं था, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने पैसे लगाने के लिए हाँ कर दी। वह दिन बड़ी खुशगवार बातचीत में बीत गया, पर जब मैं वापस घर पहुंचा तो देखा कि मेरा घर पूरी तरह लूटा जा चुका था। पूरा अपार्टमेंट तहस नहस था। लिविंग रूम का सोफा दरवाजे तक घसीटा गया था, कॉफी टेबल पलटी पड़ी थी, कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे, दीवारों से सजावटी पेंटिंग तक हटा दी गई थी। बेडरूम में अलमारी उल्टी पड़ी थी, कपड़े हर जगह बिखरे थे, बिस्तर के कवर खींचकर फर्श पर फेंक दिए गए थे। स्टडी रूम की किताबें और दस्तावेज हर तरफ बिखरे थे। बाथरूम की टॉयलेटरीज और किचन के बर्तन भी गायब थे। पर्दों की रॉड तक तोड़ दी गई थी। पूरा अपार्टमेंट एक खंडहर जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई तूफान आ गया हो। मैं बस दरवाजे पर खड़ा रह गया। शराब का नशा पल भर में गायब हो गया। मेरी नसों में खून जम सा गया। मुझे संभलने में कुछ सेकंड लगे। मैंने दरवाजा बंद किया, फोन निकाला और तुरंत पुलिस को बुलाया। मेरी उंगलियां तनाव से सफेद पड़ गई थीं। मैंने स्थिर आवाज में अपना पता और हालात बताए। फोन रखने के बाद मैंने अपने मकान मालिक को फोन किया। जब मालिक ने घर का हाल सुना तो वो घबराकर तुरंत आने की बात करने लगे। करीब 15 मिनट बाद पुलिस सबसे पहले पहुंची। 2 पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अंदर आए। जांचकर्ता अपने उपकरणों के साथ पूरे घर में घूम रहे थे, उंगलियों के निशान और पैरों के प्रिंट्स ले रहे थे। अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि मैं आखिरी बार घर से कब निकला था, क्या कोई संदिग्ध दिखा और क्या कीमती सामान गायब है। मैंने सब सच बताया। मैंने कहा कि मैं कल रात दोस्तों के साथ डिनर पर था और तड़के वापस लौटा। दरवाजा खुला मिला और अंदर आकर देखा तो सब अस्त व्यस्त था। कीमती सामान की बात करें तो नौकरी छोड़ने के बाद मैंने सारा कैश और जेवर सेफ में डाल दिए थे। सेफ के साथ छेड़छाड़ की गई थी पर वो खुला नहीं था। इसके बजाय घर का हर छोटा मोटा सामान साफ कर दिया गया था। मालिक थोड़े समय बाद पहुंचा। घर देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो टूटे सामान को देखकर कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने ऐसा क्या बुरा किया? कुछ महीने पहले ही तो रिनोवेट कराया था। मैंने जल्दी से माफी मांगी और नुकसान की भरपाई का वादा किया। तब जाकर उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। वो एक तरफ खड़ा होकर पुलिस की मदद करने लगा। जांचकर्ताओं ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक दरवाजे के हैंडल और टेबल से उंगलियों के निशान लिए और फर्श पर अलग अलग जूते के निशान देखे। अधिकारियों ने कहा कि वे बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे, जल्द से जल्द संदिग्ध को ढूंढेंगे और हमें इंतजार करने को कहा। उन्होंने मुझसे खोए हुए सामान की लिस्ट भी मांगी। पुलिस के जाने के बाद मैं और मकान मालिक ने मिलकर सफाई शुरू की। कांच के टुकड़े चुनते हुए वो बड़बड़ा रहा था कि उसने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अंदर से गुस्से में उबल रहा था। कुछ तो गलत था। शहर में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कौन कीमती सामान छोड़ सिर्फ घर का घरेलू सामान उठा ले जाएगा? ये कोई तुक नहीं बनता। अगली सुबह तड़के स्टेशन से अधिकारी का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता चला है। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा कि एक आदमी और 2 औरतें कल दोपहर चाबी से मेरा दरवाजा खोलकर अंदर गए, कई बक्से बाहर ले गए और गाड़ी में चले गए। फेशियल रिकॉग्निशन से उन्होंने महिला की पहचान विवियन के रूप में की। बाकी दोनों शायद उस मूविंग कंपनी के कर्मचारी थे जिसे उसने बुलाया था। अधिकारी ने यह भी बताया कि फुटेज में साफ दिख रहा था कि विवियन दूसरों को सामान उठाने के निर्देश दे रही थी। बालकनी की सुखाने वाली रस्सी और बाथरूम की टॉयलेटरीज तक ले जाई गई थी, एक केतली तक नहीं छोड़ी थी। अधिकारी की बात सुनकर मैं पहले तो सन्न रह गया, फिर गुस्से में हंसने लगा। विवियन की सोच कितनी घिनौनी है। ब्रेकअप के बाद ऐसी हरकत। अधिकारी ने पूछा कि मैं क्या कार्यवाही करना चाहता हूं। मैंने कहा कि अपार्टमेंट मालिक का है और ज्यादातर सामान भी उसी का है। मालिक को ही फैसला लेने दे। मैंने फोन मकान मालिक को दे दिया। जैसे ही मालिक ने सुना कि ये किराएदार की गर्लफ्रेंड थी, वो भड़क उठा। उसने कहा कि वे केस जरूर करेंगे, विवियन से हर नुकसान की भरपाई कराएंगे और उसे कानूनी सजा दिलवाएंगे। मैंने सारा मामला मालिक पर छोड़ दिया। फोन रखने के बाद मैं बस थक चुका था। मैं भला उस औरत के प्यार में कैसे पड़ सकता था? मैं अंधा ही था। मैंने तुरंत अपना जरूरी सामान उठाया, पास के होटल में कमरा बुक किया और रहने लगा। अगली सुबह मैं होटल में सो रहा था। पिछली रात इस पूरी मुसीबत ने मुझे सोने ही नहीं दिया। मैं ठीक से सो नहीं पाया था। अर्धनिद्रा में मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा। रिंगटोन इतनी तीखी थी कि कमरे की सन्नाटा टूट गया। आंखें बंद किए हुए मैं फोन ढूंढने लगा और भारी आवाज में बोला, कौन? ईथन। क्या तुम इतने कंगाल हो गए कि दिमाग खो बैठे हो? तुमने वाकई पुलिस को फोन किया? विवियन की चीख फोन में सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी जैसे कांच पर किसी ने नाखून रगड़े हों। उसकी चीख से मैं चौंक गया, मेरे कान बजने लगे। अनजाने में मैंने फोन कान से दूर किया और स्क्रीन देखी। बेशक वो विवियन का ही नंबर था। मैं हंस पड़ा। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। विवियन, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं। वो अपार्टमेंट मालिक का है। अंदर का सारा सामान सिवाय मेरे निजी सामान के सब मालिक का ही था।
तुमने सारा सामान उठाकर घर बर्बाद कर दिया और अब तुम चाहती हो मैं पुलिस न बुलाऊं। मैं बेड के सहारे बैठ गया, मेरा लहजा बर्फीला और व्यंग्य से भरा था। विवियन की हरकत हास्यास्पद और गुस्सा दिलाने वाली थी। कैसा मालिक? वो सब तो मेरा है। साथ रहने के दौरान लिस्ट मैंने बनाई थी, तुमसे सामान मंगवाया और पुरानी चीजें बदली थीं। वो पर्दे, बिस्तर, रसोई का सामान सब मैंने चुना था। हम अलग हो गए। अब मैं अपना ही सामान वापस ले रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? पुलिस बुलाने का हक किसने दिया तुम्हें? केस अभी वापस लो, वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे उसकी घटिया सोच पर हंसी आ रही है। माना उसने चीजें चुनी थीं, पर एक एक पैसा मैंने दिया था, और उनमें से ज्यादातर तो मकान मालिक की थीं। बेशर्मी की हद है कि वो उन पर हक जता रही है। ठीक है, जाकर खुद ही पुलिस से कह दो। देखते हैं तुम्हारी ये झूठी कहानी वो मानते भी हैं या नहीं। मैंने उपहास में सोचा और अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उसे हर ऐप पर ब्लॉक और डिलीट कर दिया। विवियन की हर फोटो और चैट डिलीट कर दी। नजर से दूर तो दिल से भी दूर। ऐसी लड़की के साथ उलझकर मैं अपना स्तर और नहीं गिरा सकता। विवियन को ब्लॉक करने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, पर करवटें ही बदलता रहा। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। घर जाकर मजाक करने से लेकर अपने माता पिता और भाई की साजिशों को जानने तक, और फिर विवियन का अलग होकर मेरा घर खाली कर देना। ये पूरी घटनाक्रम एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं महसूस कर पा रहा था कि इंसानी दिल कितने पत्थर के हो सकते हैं। फायदे के आगे परिवार और प्यार कितनी आसानी से बिखर जाते हैं। थोड़ा शांत होने पर मुझे महसूस हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाल के तनाव ने मेरे खाने पीने और सोने का रूटीन बिगाड़ दिया है। मेरे पेट में धीमा धीमा दर्द हो रहा था। सोचा कि वैसे भी कुछ करने को है नहीं, तो क्यों न मन की शांति के लिए अस्पताल जाकर पूरा चेकअप करवा लूं। मैं उठा, तैयार हुआ और राजधानी के एक बेहतरीन अस्पताल के लिए कैब ले ली। मैंने हेल्थ स्क्रीनिंग विभाग में रजिस्टर कराया और फुल बॉडी चेकअप करवाया। रिपोर्ट आने में 3 दिन का समय था। उन 3 दिनों में मैंने मकान मालिक का मसला सुलझाया और दोस्तों के साथ नई कंपनी पर चर्चा की। मकान मालिक वाले मामले में सीसीटीवी फुटेज सबूत थी, तो विवियन जान गई कि वो गलत है। आखिर में उसने मालिक को 20,000 युआन दिए। बात खत्म हो गई। सुना है कि इस वजह से विवियन का उसके नए स्थानीय प्रेमी के साथ खूब झगड़ा हुआ। उसके प्रेमी को लगता है कि वो हद से ज्यादा सनकी और बेवकूफ है और उसे काफी शिकायतें हैं। ये सुनकर मुझे काफी सुकून मिला। ये सब उसने खुद को बुलावा दिया था। 3 दिन बाद मैं रिपोर्ट लेने अस्पताल गया। रिपोर्ट देखते ही मैं सन्न रह गया। उसमें आंतों में कुछ पॉलिप्स होने की बात थी। वो सौम्य थे, पर डॉक्टर ने सलाह दी कि भविष्य की किसी भी जटिलता को टालने के लिए जल्द से जल्द सर्जरी करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर ने डाइट सुधारने, भरपूर आराम करने और मूड को संतुलित रखने को कहा। ज्यादा काम न करने और गुस्सा न करने की हिदायत दी। रिपोर्ट हाथ में लिए मैं अस्पताल से बाहर निकला। सड़क पर भीड़ को देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। उन लोगों से बदला लेने का जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। चूंकि उन्हें पैसों की इतनी परवाह है और वो मुझे बोझ समझते हैं, तो क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक करूं और देखूं कि वो कितने स्वार्थी हो सकते हैं, और इसी बहाने उनसे अपना आखिरी रिश्ता भी काट लूं। सबसे पहले मैं फार्मेसी गया और सर्दी और दर्द की दवाइयां खरीदी। फिर अस्पताल जाकर पेट की दवा ली। मैंने जानबूझकर बोतलों से लेबल हटा दिए, सिर्फ बाहरी पैकेजिंग रहने दी। एक डिजाइनर दोस्त की मदद से मैंने कैंसर की एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट में लिखा था कि मुझे दूसरे स्टेज का कोलन कैंसर है और जल्द सर्जरी की जरूरत है, जिसका खर्च करीब 3 लाख युआन होगा। सब तैयार होने के बाद मैंने कई रातें जागकर बिताईं ताकि मेरा चेहरा पीला और मुरझाया हुआ दिखे। मेरी आंखें धंसी हुई, पूरा शरीर बेजान और बीमार सा। 1 महीने बाद सब कुछ तय हो चुका था। मैं अपनी कार से होमटाउन लौटा और सीधे केविन के किराए के मकान पर गया। वो एक पुराना और जर्जर इलाका था। अपार्टमेंट 6ठी मंजिल पर था, लिफ्ट नहीं थी। गलियारे में कबाड़ भरा था और सीलन की बदबू आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर जगह बहुत छोटी थी, 600 वर्ग फुट से भी कम, और उसमें 3 बिस्तर ठूंसे हुए थे। लिविंग रूम में भी ढेर सारा कबाड़ पड़ा था, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मेरे माता पिता, जो केविन की गाड़ी के लिए पैसे चाहते थे, वो इस नरक में रहने को तैयार थे। वो सच में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने दरवाजा धक्का देकर अंदर कदम रखा। मेरे माता पिता और केविन वहीं थे, खाने की मेज पर बैठे थे। तीनों एक पल के लिए जम गए। चेहरे पर हैरानी दिखी, पर जल्द ही वो सामान्य हो गए। माँ ने चम्मच रखा और दिखावटी फिक्र जताते हुए पूछा, ईथन, तुम कैसे आ गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नौकरी के लिए राजधानी वापस जा रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस डगमगाते हुए आगे बढ़ा और सहारा लेने के लिए मेज पकड़ी। मेरा शरीर थोड़ा कांप रहा था, चेहरा पीला, होंठ फटे हुए थे। फिर बिना एक शब्द बोले मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आवाज भर आई थी, जो मायूसी से भरी थी। माँ, पापा, मैं बीमार हूं। कंपनी ने मुझे छंटनी की वजह से नहीं निकाला, ये इसकी वजह से था। मुझे डर था कि आप चिंता करोगे, इसलिए मैं सच नहीं बता पाया। मैंने इसे छुपा कर रखा था। बात करते हुए मैंने बैग से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और मेज पर उनकी तरफ खिसका दी। मैंने अपना सिर झुकाए रखा। मेरे कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। मैं बहुत दयनीय दिख रहा था। मुझे और मेज पर रखी रिपोर्ट को देखकर उनके चेहरे अनजाने ही फड़क उठे।
उनकी आंखों में घबराहट और घृणा की एक झलक दिखी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पापा ने एक बनावटी हंसी के साथ कहा, उनकी आवाज में फिक्र नहीं बल्कि खारिज करने का लहजा था। ईथन, मजाक बंद करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हो। तुम बीमार कैसे हो सकते हो? अस्पताल से गलती हुई होगी। माँ ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी होगी। तुम इतने जवान हो, एकदम स्वस्थ हो, तुम्हें गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है? मैंने सिर उठाया, दुखी होकर, आंखों में आंसू भरकर कहा, ये इस साल चेकअप में पता चला, ये कोलन कैंसर है, पर अभी ये आखिरी स्टेज पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने सही समय पर पकड़ लिया। इसका इलाज संभव है, मैंने रुकते हुए कहा। फिर जानबूझकर उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। माँ, पापा, मैं जानता हूं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हालत आसान नहीं है, पर क्या मेरा पहले कोई अपार्टमेंट नहीं था जो मैंने अपनी शादी के लिए तैयार किया था? उसकी बाजार कीमत अब 3 लाख युआन से ज्यादा होगी। डॉक्टर का कहना है कि 3 लाख में मेरी बीमारी कंट्रोल हो सकती है, मैं सर्जरी करवा सकता हूँ। मैंने बात खत्म की, उम्मीद भरी आंखों से उन्हें देखा। हाथ कसकर जोड़े हुए थे, उंगलियां सफेद पड़ गई थीं, जैसे मैं आखिरी तिनके का सहारा ले रहा हूं। पापा, माँ, इसे कर्ज समझ लेना। ठीक होने के बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगा और पैसे चुका दूंगा। केविन, केविन भी तो नौकरी करता है ना? वो काफी समय से काम कर रहा है, उसके पास कुछ बचत तो होगी ही। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लो। ये सुनकर पापा घबरा गए। उन्होंने मेज से रिपोर्ट उठाई और उसे देखा। हाथ कांपते हुए वो हकलाए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारा भाई केविन अभी तो काम करना शुरू किया है, उसके पास बचत कैसे हो सकती है? ईथन, डरो मत, चिंता मत करो, माँ पापा तुम्हारी मदद करेंगे। हम कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। माँ ने सिर हिलाया एक बनावटी मुस्कान के साथ। हाँ ईथन, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम कुछ सोचेंगे, कुछ न कुछ सोचेंगे। उनकी जुबान पर तो मेरी मदद करने की बात थी, पर आंखें इधर उधर भटक रही थीं। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मुझसे सोफे पर बैठने को कहा। बोले, वो बेडरूम में जाकर देखते हैं कि कितने पैसे जमा हो सकते हैं। मैंने उन्हें बेडरूम में जाते देखा। एक के पीछे एक दरवाजा बंद हुआ। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैं उठा और दबे पांव बालकनी की खिड़की की ओर गया। बेडरूम की खिड़की पूरी बंद नहीं थी, थोड़ा गैप था। अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। निश्चित रूप से बेडरूम में जाते ही उन्होंने अपना ढोंग छोड़ दिया और साजिश करने लगे। माँ की आवाज घबराई हुई और शिकायत भरी थी। ईथन ने अभी क्या कहा? कैंसर? इलाज के मामले में कैंसर एक अथाह गड्ढे जैसा है। उसके पास वो अपार्टमेंट तो है, पर अब नौकरी नहीं है और उसे कैंसर है। अगर वो ठीक भी हो जाए तो शायद भारी काम न कर पाए, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हे भगवान, ये अपार्टमेंट अगर हम उसे दे भी दें तो भी इलाज के लिए काफी नहीं होगा। आखिरकार हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इतनी कोशिशों के बाद पापा की आवाज चिड़ी हुई और दृढ़ थी। भगवान, हम उसे नहीं दे सकते। कैंसर आसानी से ठीक नहीं होता, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और कैंसर शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। केविन की शादी भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। माँ धीरे धीरे रोने लगी। उनकी आवाज में दुख नहीं, सिर्फ डर था। तो हम क्या करें? अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा अगर वो हमारे पीछे पड़ गया? वो अब डेड एंड पर है, वो पक्का हमसे चिपका रहेगा। क्यों ना उसे किसी देसी वैद्य के पास ले चलें? ये सस्ता भी है और शायद वो ठीक हो जाए। पापा की आवाज ठंडी बर्फ जैसी थी। कौन सा देसी वैद्य? जब एलोपैथी इसका इलाज नहीं कर पा रही तो देसी इलाज क्या करेगा? इसका कोई फायदा नहीं है। कुछ सोचो। क्या हम उसे कहीं दूर भेज सकते हैं? उसे खुद रास्ता ढूंढने दो ताकि वो परिवार को नीचे न खींचे। वो वैसे भी अपने दादा दादी के साथ पला बढ़ा है, वो हमारे करीब नहीं है। वो आखिरी वाक्य सुनकर मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया, जैसे उसे किसी फ्रीजर में डाल दिया गया हो। ठिठुरन सिर से पैर तक दौड़ गई। तो उनके दिलों में मैं हमेशा से एक बाहरी इंसान, एक फालतू का बोझ रहा हूं। मैं बीमार हूं और मदद करने के बजाय वो मुझे दूर धकेलना चाहते हैं ताकि मैं अकेले संघर्ष करूं। माँ थोड़ी देर चुप रहीं। कोई और अच्छा विकल्प नहीं है। तुम्हें कुछ महीने पहले ही चोट लगी थी, अस्पताल के चक्कर में काफी खर्च हुआ, हमारे पास कोई बचत नहीं बची। कैंसर के इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? उसे गांव में कहीं चेक करवा लो, बस जैसे तैसे काम चलता रहे। ईथन को कैंसर है, इसमें कितना खर्च होगा? हमारे पास संसाधन नहीं है। मेरी टांग की बात मत करो, बहुत चिढ़ होती है। ये सब पापा की गलती है। उन्होंने मुझे खेतों में काम करने के लिए भेजा। न सिर्फ मैं गिरा, वो भी गिरे थे। अब जब कोई काम नहीं होता तो वो गांव से मुझे फोन करते हैं कि क्या मेरी टांग ठीक हो गई, क्या मैं वापस आकर मदद कर सकता हूं? तो छोड़ो, कभी नहीं। अपनी उम्र में वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते और वो दूसरों की चिंता कर रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरी नसों में खून मानो जम गया हो। दादाजी ठीक नहीं है। न सिर्फ उन्होंने मुझे नहीं बताया, बल्कि उन्हें गांव में अकेला छोड़ दिया। दादाजी की टांग चोटिल होने के बाद भी उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की। वो ऐसी बातें तक कह सकते हैं। किस तरह के लोग हैं ये? दादाजी ने मुझे बचपन से पाला, उन्होंने अपना सब कुछ इन्हें दिया, फिर भी ये लोग इतने अकृतघ्न, इतने बेरहम हो सकते हैं। मैं गुस्से में कांपते हुए बालकनी में खड़ा था, दांत पीस रहा था। मेरे हाथ रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थे, उंगलियां सफेद हो गई थीं, नाखून मांस में गहरे धंस रहे थे। मुंह में हल्की धातु जैसी स्वाद फैल गया। मैं इन्हें कभी ठीक से नहीं जान पाया। इनकी स्वार्थपरता और बेरहमी मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अब इसका अंत होना चाहिए।
मैं इन्हें किसी के खिलाफ साजिश रचने का दूसरा मौका नहीं दूंगा, और अब मैं उन पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। उस शाम केविन काम से घर लौटा। उसने दरवाजा खोला, मुझे सोफे पर बैठे हुए देखा, पीला और निढाल, और वो एक पल के लिए ठहर गया। उसने सामान्य तौर पर पूछा, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? मेरे माता पिता को उम्मीद नहीं थी कि मैं लिविंग रूम में इंतजार करूंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं उनकी बातें सुन लूंगा। उन्होंने जल्द ही केविन को मास्टर बेडरूम में खींचा, दरवाजा बंद किया और उसे मेरी स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा कैंसर, कि मैं सर्जरी के लिए अपार्टमेंट वापस चाहता हूँ और मुझे दूर भेजने की उनकी योजना। मैं अभी भी बालकनी पर खड़ा था, अंदर की बातचीत सुन रहा था। केविन की आवाज में थोड़ा संदेह था। ईथन, तो मुझे ठीक लग रहा है। जब मैं आज सुबह काम पर गया था, वो लिविंग रूम में बैठा था। वो इतना बुरा नहीं दिख रहा था। क्या उनसे वाकई गलती हुई है? माँ की आवाज तीखी थी। क्या गलती हुई है? अस्पताल ने रिपोर्ट जारी की है। ये नकली कैसे हो सकती है? अभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है। जल्दी करो और कुछ सोचो। ईथन को ऐसी जगह कैसे भेजें जहां से वो कभी वापस ना आ सके और हमें बर्बाद न करे। तुम्हारे पिता की सर्जरी पर पहले ही बहुत खर्च हो गया है। बचत कुछ बची नहीं। उसके कैंसर के इलाज के लिए पैसे कहां से लाएंगे? वो पैसे तो तुम्हारी शादी के लिए रखे थे। तभी मेरे पिता को अचानक कुछ याद आता है। उनकी आवाज में एक दुष्टता सी घुल जाती है जब वो केविन से कहते हैं, केविन, क्या तुमने मुझे हाल ही में उन टूर स्कैम के बारे में नहीं बताया था, जो विदेश में नौकरी का झांसा देकर लोगों को वहां ले जाकर बंधक बना लेते हैं, वही जहां से इंसान कभी लौट कर नहीं आता? क्या तुम्हारा वो संपर्क अभी भी है? केविन एक पल के लिए हिचकिचाता है। उसकी आवाज में अनिश्चितता है। हाँ, सुना तो है मैंने, एक दोस्त ने बताया था। वो खास तौर पर मजबूर लोगों को फंसाते हैं, ये कहकर कि विदेश में खाने रहने का इंतजाम मिलेगा और वो खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कैद कर लिया जाता है। उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है या स्कैम में फंसाया जाता है। बात न मानो तो मारते हैं। एक बार वहां फंस गए तो निकलना नामुमकिन है। वहां से कोई लौट नहीं सकता। तुम्हारे भाई को कैंसर है। उसे लगता होगा कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। हम उसे बताएंगे कि विदेश में कोई बूढ़ा हकीम है जो कैंसर के इलाज में माहिर है। बहुत से लोग ठीक हुए हैं वहां से। फिर हम उसे उस टूर के लिए साइन करवा लेंगे। उसे वहां भेज दो। वो चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। हम इस बोझ से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। उसका ये कैंसर हम सबको ले डूबेगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देख रहे होंगे, फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहे होंगे। कुछ देर बाद मेरे पिता बोले। उनका लहजा ऐसा था कि अब कोई बहस नहीं हो सकती। तय हो गया। हम उसे कहेंगे कि ये ट्रिप उसके मन को शांत करने और उस हकीम से इलाज कराने के लिए है। हम उस संपर्क को ढूंढकर उसकी सीट बुक करेंगे। केविन, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बस सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, उसे शक नहीं होना चाहिए। मेरी माँ और केविन खामोश हो गए। अंदर से दबी हुई कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे वो सारी तैयारियां कर रहे हों। मैं बालकनी में चुपचाप खड़ा उनकी ये योजना सुन रहा था। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, सिर्फ एक अंतहीन ठंडक, मुझे अपने इस बोझ को ठिकाने लगाने के लिए। वो मुझे एक स्कैम अड्डे पर भेजने की साजिश रच रहे थे, मुझे नरक में धकेलने के लिए। ये परिवार नहीं है, ये बस मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मन हैं। शुक्र है मैंने बहुत पहले ही इनसे उम्मीद छोड़ दी थी और मैं तैयार था। मैं उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और अपने एक दोस्त को मैसेज किया। वो सिक्योरिटी में काम करता है और उसके पास भरोसेमंद लोग हैं। मैंने उसे कल एक नाटक करने के लिए कहा। मैंने उसे एड्रेस भेज दिया और अपने साथ कुछ लोगों को लाने को कहा। पैसों की चिंता नहीं थी। दोस्त का जवाब तुरंत आया, कोई बात नहीं, वो सुबह ही पहुंच जाएगा। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन अंदर रखा और सोफे पर बैठ गया। मेरा चेहरा बीमार, हताश और लाचार सा दिख रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि वो बाहर आएं और अपना अगला नाटक दिखाएं। अगली सुबह जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी हुई, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। केविन सबसे पहले आया। वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर बनावटी पछतावा और लाचारी थी। उसने आ भरी और मेरे कंधे पर हाथ रखा। ईथन, मुझे माफ कर दे। मैंने कल काम पर बहुत पूछा, पर कोई उधार देने को तैयार नहीं हुआ। सबके सब तो मजदूर हैं, किसी के पास कोई बचत नहीं है। हमें थोड़ा समय दे, हम कुछ सोचेंगे। हम रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछेंगे। सच में घर पर ज्यादा पैसे नहीं हैं। हमें दुख है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे। कहते कहते उसने अपनी आंखों को जानबूझकर लाल किया, कुछ आंसू निचोड़े और बहुत पछतावा दिखाने लगा। फिर मेरे पिता चलकर आए। चेहरे पर अफसोस और दर्द था। वो छाती पीटते हुए बोले, ईथन, मुझे माफ कर दे, सब मेरी गलती है। अगर मैं उस बेकार की स्कीम में न फंसता, तुम और केविन के लिए बिजनेस के नाम पर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, न पैसे बने और जो था वो भी हाथ से निकल गया। अब घर में फूटी कौड़ी भी नहीं बची। हम तुम्हें अच्छा खाना तक नहीं खिला सकते। मुझे दोष दे, मुझे दोष दे। आखिर में मेरी माँ आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आंखें लाल करके रोते हुए बोली, ईथन, परेशान मत हो। हम तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। भले ही हमें घर का हर बर्तन क्यों न बेचना पड़े, हम तुम्हारे इलाज के पैसे जुगाड़ लेंगे। तुम्हारे डैड और मैंने बात की है। हम पहले तुम्हें एक ट्रैवल टूर पर भेजेंगे ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। तुम इतने बीमार रहे हो, तुम्हारा मिजाज बहुत खराब हो गया होगा।
बाहर घूमकर ताजी हवा में जाकर तुम्हारी तबीयत में सुधार होगा। तुम लौट कर आओगे तो हम तुम्हें बड़े अस्पताल ले जाएंगे। चाहे जितने पैसे लगे हम तुम्हें ठीक करेंगे। वो तीनों बारी बारी से रो रो कर और चेहरे पर भाव बनाकर नाटक कर रहे थे। जो उन्हें न जानता वो यकीनन उनकी नकली ईमानदारी पर पिघल जाता। अफसोस, मैं उनकी साजिश पहले से जानता था। उनके पाखंडी चेहरों को देख मुझे घिना रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर हताश और लाचार होने का नाटक करता रहा ताकि उन्हें लगे कि मैं उनके झांसे में आ गया हूं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से धक्का होने लगा। कोई दरवाजे पर पीटते हुए चिल्लाया, ईथन बाहर निकल। ये मत सोच कि गांव भागने से तू बच जाएगा। हम दुनिया के किसी कोने में तुझे ढूंढ लेंगे। दरवाजा खोल अभी। दरवाजा ऐसे हिल रहा था जैसे अभी टूट जाएगा, जिसने मेरे माता पिता और केविन को डरा दिया। तीनों के चेहरे एक पल में सफेद पड़ गए। उनका नाटक वहीं रुक गया। वो दहशत में दरवाजे को घूर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केविन डर से कांप रहा था। लड़खड़ाती आवाज में मेरी तरफ देखा। ईथन, तूने पैसे उधार लिए हैं? कितने लिए हैं? तुझे यहां कैसे ढूंढ लिया? बोलते बोलते वो कांपते हुए दरवाजा खोलने गया, शायद डर के मारे कि अगर दरवाजा टूटा तो मकान मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा। जैसे ही दरवाजा खुला, 4 भारी भरकम आदमी अंदर आए। हर कोई 6 फीट से ऊपर का कद, हट्टा कट्टा शरीर और डरावनी आंखें। साफ था कि इनसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। आगे ब्रूनो था, मेरा वही दोस्त जो सिक्योरिटी में है। ब्रूनो अंदर आया। उसकी नजरें कमरे में मौजूद तीनों पर पड़ी। आखिर में मुझ पर टिक गईं। उसने गुस्से वाला चेहरा बनाया और घूर कर बोला, ईथन, नौकरी गई, बीमार हुआ, और अब क्या लगा तुझे कि तू छिप जाएगा? हाँ, ये मत सोच कि गांव भागने से तू बच जाएगा। अगर आज तू न मिलता तो तेरे मरने के बाद तेरा कर्ज कौन चुकाता? मुझे चुप देखकर और इन 4 खूंखार आदमियों को देखकर मेरे माता पिता की हवाइयां उड़ गईं। वो चिल्लाए, हम पुलिस को बुला रहे हैं। तुम लोग कौन हो? बाहर निकलो वरना हम पुलिस को फोन करेंगे। ब्रूनो ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए खूंखार तरीके से मुस्कुराया। बुलाओ बुलाओ, देखते हैं पुलिस क्या कर लेगी। ईथन पर कुल 10 लाख का कर्ज है। मेरे पास आईओयू यानी कर्ज का सबूत है। पुलिस भी इसे नहीं नकार सकती। उसने अपनी जेब से एक नकली कर्जनामा निकाला और मेज पर दे मारा। 10 लाख की रकम सुनकर माता पिता और केविन की टांगें कांपने लगी। तीनों पीछे हट गए, टेबल का सहारा लेकर मुश्किल से खड़े थे। मेरी माँ ने मेरी तरफ उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाई, ईथन, तू नालायक बेटा! तूने इतने पैसे कैसे उधार ले लिए? पागल हो गया है क्या? क्या तू हमें मरवाना चाहता है? हमने तुझे कैसा पैदा किया? पिता भी चिल्लाने लगे, तू नालायक, तू वहां क्या कर रहा था? तूने इतना कर्ज लिया, हम कैसे जीते? पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो तेरे जैसा बेटा मिला? केविन ने भी नफरत से मुझे देखा। भाई, तू वाकई मुसीबत मोल लेना जानता है। 10 लाख! हमारे परिवार की कई पुश्तें भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। तूने हमें रास्ते पर ला दिया। मैंने अपना हताश और लाचार चेहरा बनाया और लड़खड़ाया। मेरी आवाज सुबकते हुए निकली, मेरी गलती नहीं थी, मैं बस राजधानी में घर लेना चाहता था। थोड़े पैसे डाउन पेमेंट में दिए, कुछ गर्लफ्रेंड पर खर्च हुए। किसने सोचा था घर की डील टूट जाएगी? मेरी नौकरी गई और कर्ज चढ़ गया। मैं बेबस हूं। पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। ब्रूनो फुर्ती से आगे बढ़ा और मुझे बचाने के लिए ढाल बन गया। उसने मेरे पिता को घूरते हुए कहा, पता है ये बीमार है। अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत की और इसे कुछ हुआ तो ये मत सोचना कि तुम कर्ज चुकाने से बच जाओगे। पिताजी ब्रूनो की घूरन से जम गए। उनका हाथ बीच हवा में रुक गया। नीचे आने की हिम्मत नहीं हुई। ब्रूनो ने तीनों को देखा और तिरस्कार से बोला, मैं तमाशा नहीं चाहता। आखिरकार कर्ज चुकाना तो फर्ज है। मैंने पूरी तहकीकात की है। इसके नाम पर यहाँ पास ही एक अपार्टमेंट है। वो अपार्टमेंट हमें दे दो। 10 लाख में वो अपार्टमेंट बिक जाएगा और कर्ज भी खत्म हो जाएगा। एक बार ये हो गया तो सब मामला साफ। वरना हम रोज यहाँ आएंगे और तुम लोगों को चैन नहीं मिलेगा। पिताजी 4 हट्टे कट्टे लोगों को घूर रहे थे। छोटे से अपार्टमेंट में वो लोग भर गए थे। उनका खौफ पिताजी को कांपने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने हाथ हिलाते हुए हकलाकर कहा, हमारे हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो अपार्टमेंट इसका नहीं है, वो हमारा है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। हम वो नहीं दे सकते। ब्रूनो जोर से हंसा और जेब से पहले से तैयार कागज निकाला, मेज पर दे मारा। ठीक है, अगर अपार्टमेंट से कर्ज नहीं चुकाना तो इस पर साइन करो। उसने कागज की तरफ इशारा किया, एक एक शब्द साफ बोलते हुए। इस पर साइन करो और ईथन से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ लो। इसके कर्ज से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद इसके साथ क्या होगा ये तुम्हारा सिरदर्द नहीं है। इतना कहते ही वो तिरस्कार से मुस्कुराया। पैसे निकलवाना मुझे आता है। बीमार हो तो क्या, काम तो करवा ही लूंगा। ये सुनकर मेरे माता पिता और केविन की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा पा गया हो। खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने बिजली की रफ्तार से पेन उठाई और रिश्ता तोड़ने वाले उस कागज पर अपने नाम साइन कर दिए। अंगूठे का निशान भी लगा दिया। उनके चेहरे पर सिर्फ ये राहत थी कि कोई चमत्कार हो गया, कि आखिरकार वो इस बोझ से आजाद हो गए, इस बेकार की बला से। हस्ताक्षर पूरे होते ही उन्होंने दस्तावेज ऐसे आगे धकेले जैसे एक पल की भी देरी से डर रहे हों। पापा जल्दी से बोले, अब जाओ, इसे यहां से ले जाओ। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
बिल्कुल नहीं। अब कभी भी इससे जुड़ी किसी बात के लिए हमारे पास मत आना। माँ ने भी बात जोड़ी, हाँ हाँ, हमने तो बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। इसके कर्ज का हमसे कोई वास्ता नहीं, बस इसे ले जाओ। केविन सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहा था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी निकलो यहां से, हमें दोबारा परेशान मत करना। ब्रूनो ने दस्तावेज मजबूती से पकड़ लिए। अपने जबड़े भींचकर गुस्से में बोला, मैंने तुम्हारे जैसा परिवार कभी नहीं देखा। तुम्हारा अपना बेटा बीमार है और तुम न सिर्फ मदद करने से मना कर रहे हो, बल्कि इंतजार कर रहे हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। ठीक है, मैं इसे ले जा रहा हूं, बस बाद में पछताना मत। उन तीनों को देखते हुए, इतने लालची और पत्थर दिल कि मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उन पर एक और नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। मैं ब्रूनो और उसके भाइयों के साथ उस घिनौनी जगह से बाहर निकल आया। जैसे ही इमारत से बाहर आकर ब्रूनो की कार में बैठा, माहौल एकदम हल्का हो गया। ब्रूनो ने खिड़की नीचे की, उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा था। भाई, तुम्हारा परिवार तो कुछ अलग ही है। उन्होंने इंसानियत से मेरा भरोसा ही उठा दिया। वे तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं, वे अजनबियों से भी बदतर हैं। अच्छा हुआ तुमने रिश्ता तोड़ लिया। उनसे पूरी तरह कट जाना ही सही फैसला है। तुम्हें अब कभी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा भाई भी बोला कि उसने आज तक इतने स्वार्थी और पत्थर दिल माता पिता और भाई कभी नहीं देखे। मुझसे दोबारा कभी न मिलने की बात कहते हुए मैंने ब्रूनो और उसके भाइयों को गहरी कृतज्ञता से देखा। मैंने उन सबके हाथ मिलाए, फिर अपने बैग से पैसों की गड्डी निकाली और उनकी मेहनत के लिए हर एक को 2-2 हजार युआन दिए। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा कि हम सब दोस्त हैं, ये कुछ भी नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अंत में मैंने उन्हें लेने पर मजबूर कर दिया। ब्रूनो और उसकी टीम के जाने के बाद मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने सीधे दादाजी के गांव की ओर गाड़ी मोड़ दी। मेरा दिल चिंता से धड़क रहा था। वह दस्तावेज जिसने मेरे और मेरे माता पिता के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, मेरी जेब में सुरक्षित था। जैसे जैसे मैं सड़क पर तेज गाड़ी दौड़ा रहा था, एक ही ख्याल मेरे दिमाग में चल रहा था, दादाजी को ढूंढना, उन्हें उस जगह से बाहर निकालना और इलाज के लिए राजधानी ले जाना। गांव की सड़कें खराब और गड्ढों से भरी थीं। मुझे पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। मैं सीधा दादाजी के घर की ओर गया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। आंगन में बहुत घास फूस उगाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की है। दादाजी आंगन में एक छोटी सी स्टूल पर बैठकर धूप सेंक रहे थे। वे बेहद थके हुए लग रहे थे। उनके बाल सफेद, पीठ बुरी तरह झुकी हुई थी। उनका पैर एक मोटी पट्टी से बंधा था, लेकिन पट्टी काली पड़ गई थी और घाव संक्रमित लग रहा था। जब उन्होंने मुझे अंदर आते देखा तो वे एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर संघर्ष करते हुए उठने लगे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। इथन, तुम यहाँ कैसे आए? क्या काम बहुत कठिन था? तुम अचानक वापस क्यों आ गए? दादाजी ने ये बातें कहते हुए खड़े होने की कोशिश की। वे मेरे लिए पानी का गिलास लाना चाहते थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, उन्हें सहारा दिया और हिलने से रोक दिया। उन्हें इतना थका हुआ और उनके पैर पर लगी संक्रमित पट्टी देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरा गला रुंध गया, मैं बोल नहीं पा रहा था। दादाजी ने मुझे बचपन से पाला, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और आज उनकी ये हालत हो गई। अपने ही बेटे और बहू द्वारा गांव में छोड़ दिए गए, उपेक्षित पैर की चोट के साथ जिसे कोई देखने वाला नहीं। दादाजी कृपया हिले नहीं। आपका पैर कैसा है? आप अस्पताल क्यों नहीं गए? मैं दादाजी को बैठाते हुए बोला। मेरी आवाज भारी थी। मैं धीरे से उनके पैर को छूता हूं। वे दर्द से करा उठे, उनकी भौहें तन गई। दादाजी मुस्कुराए, बात को हल्का बनाने की कोशिश की। कुछ नहीं है, बस छोटी सी चोट है, मैं आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। अस्पताल की जरूरत नहीं है। अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा है। तुम्हारे माता पिता भी तो मेहनत कर रहे हैं। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। दादाजी की बात सुनकर मेरा दिल और दुखने लगा। वे इस हालत में भी अभी उन्हीं की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें तो चिंता का एक शब्द भी नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि दादाजी को अकेला छोड़ दो। मैं अब और नहीं सह सका, आंसू छलक पड़े। मैंने दादाजी का हाथ कसकर थाम लिया। दादाजी, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत देर से आया, मैंने आपको बहुत दुख दिया। अब से मैं आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं अभी आपको राजधानी ले जा रहा हूं, सबसे अच्छे अस्पताल में। बिना एक भी शब्द कहे मैंने दादाजी का थोड़ा बहुत सामान पैक किया, उन्हें सहारा देकर कार में बिठाया और सीधा राजधानी की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते दादाजी पूछते रहे कि क्या हुआ है, क्या कोई समस्या है? कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी दादाजी। मैं आपको कुछ दिन के लिए राजधानी ले जाना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। राजधानी पहुंचते ही मैं दादाजी को सीधा उसी टॉप अस्पताल ले गया जहां मैंने अपना चेकअप करवाया था और हड्डियों के विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। डॉक्टर ने दादाजी की गहन जांच की और बताया कि पैर में चोट लगी थी और इलाज में देरी की वजह से घाव संक्रमित हो गया था और हड्डी में मामूली फ्रैक्चर है। शुक्र है यह ज्यादा गंभीर नहीं है। सही देखभाल और नियमित पट्टी बदलने से वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा परेशान दिल आखिरकार शांत हुआ। मैंने दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी 24 घंटे देखभाल के लिए एक नर्स नियुक्त कर दी। मैंने अस्पताल के पास एक पूरी तरह से सुसज्जित अपार्टमेंट भी खरीदा ताकि छुट्टी मिलने के बाद दादाजी आराम से रिकवर कर सकें।
जगह छोटी है लेकिन आरामदायक और गर्मजोशी से भरी, जहां सारा फर्नीचर और उपकरण तैयार थे। जब दादाजी अस्पताल में थे मैं उनकी देखभाल करता था और दोस्तों के साथ अपनी नई कंपनी चलाता था। हम कुछ लोगों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक टेक कंपनी शुरू की थी। हम सब इस इंडस्ट्री के दिग्गज थे, हमारे पास संसाधन और कौशल थे। हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब लॉन्च के कुछ ही समय बाद कंपनी को 1 करोड़ युआन का निवेश मिल गया। काम चल निकला और ऑर्डर आने लगे। इसी गति के साथ मैंने कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया जिनमें मुझे संभावनाएं दिख रही थीं। कुछ क्लीन एनर्जी में तो कुछ क्रिएटिव आर्ट्स में। मेरी सूझबूझ एकदम सटीक साबित हुई। उनमें से कई प्रोजेक्ट्स मुनाफे में रहे और मार्जिन काफी प्रभावशाली थे। बस कुछ ही महीनों में मेरी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। मैंने जल्द ही राजधानी में एक आलीशान विला खरीदा जिसमें एक आंगन और बगीचा था, एक खूबसूरत इलाके में। मैंने टैलेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का उपयोग करके राजधानी में अपना स्थायी निवास भी प्राप्त कर लिया। अब मैं राजधानी का स्थायी निवासी हूँ। इस बीच दादाजी का पैर ठीक हो गया। डिस्चार्ज के बाद मैं उन्हें अपने साथ विला में ले आया। विला में एक हाउसकीपर और एक देखभाल करने वाला था जो उनके खाने और दैनिक जरूरतों का ध्यान रखते थे। दादाजी आलीशान विला के चारों ओर देखते रहे, आंगन के बगीचे पर निहारते रहे। उनका चेहरा हैरानी और अविश्वसनीयता से भरा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, ईथन, यह घर तुम्हारा है? तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? मैं मुस्कुराया और समझाया, जिस कंपनी में मेरे शेयर थे वो पब्लिक हो गई। मुझे भुगतान मिला। फिर मैंने दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू की और कुछ प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जिससे खूब पैसे बने। एक एक पैसा कानूनी कमाई है। तभी दादाजी को तसल्ली हुई। वे मुझे देखते रहे, उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा, हमारे ईथन ने खुद को काबिल बना लिया है। दादाजी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। मैं इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं दादाजी को शहर ले आया हूं। मुझे पता था कि मैं वैसे भी इसे लंबे समय तक गुप्त नहीं रख सकता था। गांव के लोग जान गए थे। दादाजी के पुराने दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे उनसे मेरे बारे में पूछने लगे। वे सोच रहे थे कि क्या मैं राजधानी में अमीर हो गया हूं। दादाजी ने इसे छिपाया नहीं। उन्होंने उन्हें ईमानदारी से बताया कि मैं बस किस्मत वाला था, कुछ पैसे कमाए और उनसे अनुरोध किया कि वे इसे फैलाए नहीं। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी गुप्त नहीं है। मेरे बारे में बातें धीरे धीरे फैलने लगीं। मैं जानता हूं कि देर सवेर कोई न कोई दरवाजा खटखटाएगा, फायदा उठाने के लिए, मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अगर वे अपना भला चाहते हैं तो दूर ही रहें, अगर नहीं तो मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खटखटाने वाली पहली इंसान मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड विवियन होगी। किसी तरह हमारे आपसी दोस्तों के जरिए उसे पता चल गया कि मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं, कि मैंने राजधानी में विला खरीदा है, मुझे रेसिडेंसी मिल गई है और मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। उसने मुझे परेशान करने के लिए अनजान नंबरों से कॉल और टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। वो फिर से साथ आना चाहती थी। एक दिन मैं कंपनी की मीटिंग में था। मेरा फोन अचानक बजने लगा। अनजान नंबर। मैंने उठाया। विवियन की आवाज सुनाई दी। ईथन, मैं हूं विवियन। तुम कैसे हो? मुझे बस इस बात का बुरा लगा कि तुम मुझे बताए बिना वापस चले गए। मैं बस थोड़ा गुस्सा दिखा रही थी। तुमने मुझे इतने दिनों से संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसकी आवाज सुनकर मैं तुरंत झिझक गया। मेरे अंदर घृणा की लहर दौड़ गई। मैंने सपाट लहजे में कहा, विवियन, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। ऐसे बर्ताव मत करो जैसे तुम्हें कुछ याद नहीं। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। मुझे दोबारा फोन मत करना। विवियन एक सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर उसने दोबारा मासूम बनने का नाटक किया। उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। हमने ब्रेकअप नहीं किया था। मैं बस उफ, तुम तो जानते हो लड़कियां कैसी होती हैं। थोड़ा नखरे दिखाना तो सामान्य है। मैं उस समय साफ नहीं सोच पा रही थी। मेरी माँ ने मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया था। ईथन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? चलो सब कुछ दोबारा शुरू करते हैं। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं जोर से हंसते हंसते रुक गया। इस औरत की हिम्मत तो देखो। जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया था वो कितनी कठोर थी, ये कहते हुए कि मैं किसी काम का नहीं हूं। और अब जब उसे पता है कि मेरे पास पैसे हैं तो वो वापस आना चाहती है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? बकवास बंद करो। नखरे, क्या तुम उस बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो जो राजधानी में रहता है? मैंने सुना है वो तो स्थानीय है, घर और कार भी है। क्या तुम उससे शादी करने की योजना नहीं बना रही हो? मुझे परेशान करना बंद करो। अलविदा। मैं फोन काटने ही वाला था कि विवियन घबराकर दूसरी तरफ से चिल्लाई, रुको ईथन, मैं किसी और के साथ नहीं हूं। वह लड़का सिर्फ वही था जिससे मेरी माँ ने मिलवाया था। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस दिखावा कर रही थी। मुझे हाल ही में एहसास हुआ कि जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो तुम ही हो। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। मैं अब पीछे नहीं मुड़ने वाला। मैं अंधा रहाऊंगा जो कभी तुम्हारे प्यार में पड़ा। मेरा लहजा बर्फ जैसा ठंडा और उपहास से भरा था। उस दिन मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मुझे डिविडेंड से 6 करोड़ युआन से ज्यादा मिले थे। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारे लिए घर खरीदना चाहता था, कार खरीदना चाहता था, ताकि तुम्हें कभी मेहनत न करनी पड़े, बस शांति से जीना। लेकिन तुम्हें वो जिंदगी नहीं चाहिए थी। तुम्हें लगा मैं बेकार हूं, तुम्हारे लायक नहीं।
तो अब तुम ये क्या बकवास कर रही हो? 6 करोड़ युआन के बारे में सुनकर विवियन तुरंत सन्न रह गई। कुछ सेकंड बाद वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज पछतावे और खुद पर तरस खाने से भारी थी। ईथन, मैं गलत थी। मैं वाकई बहुत गलत थी। मुझे इतना भौतिकवादी नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। वह लड़का, वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वह जुआ खेलता है, कर्ज में डूबा हुआ है और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। उसके साथ रहना मुझे नरक जैसा लगता है। ईथन, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। क्या तुम मुझे बस इस बार माफ कर दोगे? है, ये सब तुमने खुद बुलाया है। तुम्हें वही जिंदगी मिली है जिसके तुम लायक हो। दूसरों को अपने साथ मत घसीटो, मैंने ठंडाई से कहा। फोन काटा और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। विवियन का रोना अभी भी मेरे कानों में चुभ रहा था। वह जिस मुसीबत में है उसे उसने खुद चुना है। किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं। वह पहचानने में नाकाम रही कि मैं असल में कौन था। मुझे लगा था विवियन को ब्लॉक करने से उत्पीड़न का अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद विवियन की मां का फोन आया। फोन पर मिसेज कार्टर की आवाज में एक झिझक और विनती थी। ईथन, ये सब मेरी गलती है, मुझे कोसो। मैंने ही विवियन को तुमसे रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया और उस दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर किया। विवियन की जिंदगी अब नर्क हो गई है। वो आदमी उसे परेशान करता है। उसे माफ कर दो, उसे अपने पास वापस बुला लो। उसे अपनी गलती का एहसास है। मिसेज कार्टर, मुझे याद है जब मैं आपके घर आया था तब तो आपने ये नहीं कहा था। मेरा लहजा ठंडा हो गया। मुझे कार्टर हाउस का वो मंजर याद आया और मेरे अंदर गुस्सा भर आया। आपने कहा था कि मैं एक छोटे से कस्बे से हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, आपकी विवियन के लायक नहीं हूं। आपने मेरे मेहनत से दिए हुए तोहफे फेंक दिए थे। मुझे घर से जाने को कहा था कि मैं जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, शहर में घर नहीं खरीद पाऊंगा, और अगर मैं 20 लाख युआन नहीं जमा कर पाया तो मुझे शादी का प्रस्ताव रखने का कोई हक नहीं है। क्या आप वो सब भूल गईं? मुझे सब साफ याद है। मुझे उनके चेहरे याद हैं। मिस्टर कार्टर सोफे पर बैठे थे और मेरी तरफ देखा तक नहीं था। मिसेज कार्टर अहंकार से भरी हुई थी और मुझे बुरी तरह नीचा दिखा रही थी। विवियन एक तरफ खड़ी थी, खामोश, चुपचाप, अपने माता पिता के फैसले का समर्थन करते हुए। मुझे तभी उनका असली चेहरा देख लेना चाहिए था, पर मैं प्यार में अंधा था। मैंने सोचा अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो वे मुझे अपना लेंगे। मिसेज कार्टर दूसरी तरफ चुप हो गईं। मेरी बातों ने उन्हें निशब्द कर दिया। कुछ सेकंड बाद वो हकलाते हुए बोली, वो बस मेरी एक पल की नादानी थी। मैं तुम्हारी काबिलियत देख नहीं पाई। ईथन, बड़े दिल का परिचय दो, हमारे स्तर पर मत उतरो। विवियन को अपनी गलती का एहसास है। वो अब भी तुमसे प्यार करती है, उसे माफ कर दो। वो अभी बच्ची है। सही जीवन साथी मिलना आसान नहीं होता। उस पर दया करो, प्लीज। यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। तो उनकी नजरों में मैं बस एक मूर्ख हूं, पैसे वाला जिसे आसानी से नचाया जा सकता है। उनकी बेटी मुसीबत में है तो वे उसे वापस मेरे गले मढ़ना चाहते हैं ताकि मैं सफाई कर सकूं। दुनिया इतनी आसान कब से हो गई? मिसेज कार्टर, मुझे माफ करें। अब मैं भी अमीर हूं, इसलिए मुझे आपकी विवियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मेरे लायक नहीं है। अलविदा। मैंने बात खत्म की और फोन काट दिया। मैंने मिसेज कार्टर का नंबर ब्लॉक कर दिया और सभी अनजान नंबरों को फिल्टर पर डाल दिया। जो आंखों से ओझल, वो दिल से ओझल। मैं उस परिवार से अब कुछ नहीं चाहता। उनका असली चेहरा बहुत बदसूरत है। दिन बीतते गए। मैं कंपनी संभालता और दादाजी के साथ वक्त बिताता। बिजनेस बढ़ता गया। मेरी दौलत बढ़ रही थी और दादाजी की सेहत और बेहतर होती जा रही थी। हर रोज वो विला के बगीचे में पौधे लगाते, पक्षियों को दाना डालते, पड़ोसियों से गपशप करते और मिसेज मिचेल के साथ स्क्वायर डांस करते। उनके दिन आराम और खुशी से गुजर रहे थे। दादाजी को इतना खुश देखकर मेरा दिल भर आता था। मैं यही जिंदगी चाहता था, साधारण और खुशहाल। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था। सूरज तेज चमक रहा था। दादाजी और मैं बगीचे में सब्जियां लगा रहे थे। वहां एक खाली जगह थी जिसे मैंने एक छोटे से गार्डन में बदल दिया था। हमने हरी सब्जियां, खीरे और टमाटर लगाए थे। सब कुछ जो दादाजी को पसंद था। आखिरकार अपनी उगाई हुई सब्जियां खाने का सुकून ही अलग है और यह अच्छी कसरत भी है। मुझे पहले यह सब काम नफरत थी, पर अब दादाजी के साथ मिट्टी खोदना, बीज बोना और पानी देना बहुत शांति देता है। ऐसा लगता है जैसे अपनापन मेरी रगों में बस गया हो। जैसे ही मेरे हाथ मिट्टी को छूते हैं मेरा दिल शांत हो जाता है। मैं जमीन पर बैठकर खीरे की बेल के लिए लकड़ी लगा रहा था। दादाजी पानी लेने अंदर गए। तभी गेट पर किसी ने गाड़ी का हॉर्न जोर से बजाया। कोई गेट पीटने लगा चिल्लाते हुए, ईथन, ईथन, दरवाजा खोलो, तुम्हारे माँ बाप और भाई आए हैं। हम तुमसे मिलने आए हैं। उन जानी पहचानी घिनौनी आवाजों को सुनते ही मेरे हाथ ठिठक गए। मैंने माथा सिकोड़ा। बिना सोचे ही मैं समझ गया कि उन्हें पता चल गया है कि मैं शहर में अमीर हो गया हूं। वो फिर से मेरा खून चूसने आ गए थे, जैसे कोई भूत जो पीछा नहीं छोड़ता। मैं उठा, हाथों से मिट्टी झाड़ी और गेट खोलने गया। माँ, पापा और केविन वहां खड़े थे, नए कपड़े पहने, कुछ सस्ते फल और दूध लिए। मुझे देखते ही तीनों के चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। केविन पहले बोला और यकीन मानिए उसकी पहली लाइन ही एक आरोप और शिकायत से भरी थी। ईथन, हमसे झूठ बोलने का क्या मतलब था? परिवार में ऐसी चालाकी नहीं चलती। देखो, तुम्हें खुद का विला और शहर में सब कुछ है। इतना बड़ा गार्डन, इतना खूबसूरत घर।
क्या तुम माँ पापा और मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? देखो तुमने माँ पापा को कितना परेशान किया। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम अमीर हो गए हो, वो रात भर का सफर करके चले आए। सफर बहुत थका देने वाला था, वो बेहाल हैं। केविन के इस बेपरवाह और हक जताने वाले अंदाज को देखकर मुझे उसकी बेशर्मी की दाद देनी पड़ती है। मानो वो सब साजिशें वो मुझे विदेश में किसी घोटाले में फंसाने की कोशिश कभी हुई ही नहीं। मैंने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी और ठंडे स्वर में कहा, केविन, क्या तुम भूल गए? क्या तुम सबने मुझसे माता पिता वाला रिश्ता नहीं तोड़ दिया था? तुमने अपने हाथों से उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, अंगूठे का निशान लगाया था। ये क्या है? सुना मैं अमीर हूं तो अब अपना हिस्सा मांगने आ गए? मेरी खरी खरी सुनकर केविन की मुस्कान गायब हो गई। उसने माथा सिकोड़ा और चिल्लाया, ईथन, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम इंसान की तरह बात नहीं कर सकते? ये चंद गंदे पैसे हैं, इतना घमंड किस बात का? इंसान की तरह बात करूं? क्या तुम उसके लायक हो? मेरी आवाज बर्फीली थी, आंखों में उपहास भरा था। वो अपार्टमेंट मैंने शादी के लिए खरीदा था, वो अब तुम्हारे नाम है ना? जिसके लिए मैंने 8 साल मेहनत की थी। पहले मेरी संपत्ति वापस करो, फिर बात करेंगे। ये सुनते ही वे तीनों जम गए। उनकी आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। पापा हकलाने लगे, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने इतनी सावधानी बरती थी? तुम्हें कैसे पता कि वो केविन के नाम कर दिया गया था? मैंने गंदा नैपकिन दूर फेंका और तपाक से कहा, मुझे पहले दिन से पता था। मैं बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोगों को मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है, यहां तक कि मुझे विदेश में मौत के कुएं में धकेलने की कोशिश की। एक पल के लिए मेरे पिता के चेहरे पर अपराधबोध दिखा। फिर वो अचानक तनकर चिल्लाए, तो क्या हुआ अगर हमने साजिश रची? तुम हमारे बेटे हो, केविन तुम्हारा छोटा भाई है, हमारा सहारा है। ये सब करना तुम्हारा फर्ज है। उनकी बेशर्मी देखकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। बिल्कुल बकवास। एक पैसा नहीं, मैं तुम्हें एक और पैसा नहीं दूंगा। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं। मेरे माता पिता तुरंत दरवाजे पर ही विलाप करने लगे। हे भगवान, इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। हमारा बड़ा बेटा माँ बाप की इज्जत नहीं करता। उसके पास पैसे हैं, पर वो बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बनता। उसे माँ बाप के जीने मरने से कोई परवाह नहीं। कितना नालायक बेटा है। उनका रोना सुनकर मैंने अपने कान बंद कर लिए। तुम दोनों कौन हो? मेरे कोई माँ बाप नहीं है। रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज अभी भी मेरे पास है। क्या तुम्हारा एक और बेटा नहीं है? देखो केविन, जल्दी करो। तुम अपने माता पिता को इतना रोने क्यों दे रहे हो? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मेरी बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। वो मुझ पर झपटने लगे। मैंने हवा में ही उनकी कलाई पकड़ ली। क्या मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे छूने के लायक भी हो? दादाजी बीमार थे और तुमने उन्हें नजरअंदाज किया, उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया। और मैंने बस मजाक किया, और तुमने मेरा अपार्टमेंट केविन के नाम कर दिया। डर ये था कि कहीं मैं एक पैसा खर्च न कर दूं। मैंने कहा मैं बीमार हूं और तुमने मुझे विदेश में तस्करी करके बेचने की साजिश रची। कैसे माँ बाप ऐसा करते हैं? क्या तुम्हें बुरे कर्मों का डर नहीं है? इस पर मैं जोर से हंस पड़ा। मजे की बात यह है, मैं बस तुम्हारे साथ एक मजाक करना चाहता था। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसे भी पता है कि तुम लोग किसी चीज के लायक नहीं हो। तब मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक विला, एक बंगला, गाड़ी खरीदूंगा और रिटायरमेंट के लिए तुम्हें कई लाख युआन दूंगा। शोर सुनकर दादाजी अपनी छड़ी के सहारे बाहर आए, गुस्से से लाल। ये बहुत हो गया। मैं तुम्हारा पिता हूं। मुझे बताओ, माँ बाप का सम्मान करने का मतलब क्या होता है? ईथन इतने सालों से अकेला संघर्ष कर रहा है। तुम लोग स्वार्थी हो, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसका वो अपार्टमेंट बहुत कीमती है, तुम्हें देना ही तुम्हारी औकात से ज्यादा था। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम ईथन को अच्छे बेटे बनने का उपदेश देने की हिम्मत करते हो। बताओ मुझे, तुम अच्छे बच्चे कब थे? ईथन ने मेरे इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। तुम एक एक पैसे के कर्जदार हो उसके। फिर दादाजी मुड़े और सीधे फूलों की क्यारी की तरफ गए। उन्होंने फूलों का गमला उठाया और उनकी तरफ दे मारा। तीनों झटके से पीछे हट गए। दादाजी को इतना गुस्सा करते देख वे भागकर अपनी कार की तरफ गए। पापा पापा, परेशान न हो। दादाजी, मैं हूं केविन। केविन, तुम सब कितने एहसान फरामोश हो। मैंने दादाजी को सहारा दिया, उनसे कहा कि ज्यादा गुस्सा न करें, उन्हें चोट लग सकती थी। उन्हें भागते देख दादाजी ने बेपरवाही से नाक सिकोड़ी। मैंने तो बहुत पहले ही इन लोगों को पहचान लिया था। मुझे गुस्सा नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है उस कसरत के आगे जो मैं मिचेल के साथ स्क्वायर डांसिंग में करता हूं। ईथन, फिक्र मत करो। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था। चलो अंदर चलते हैं। दादाजी तुम्हारे पसंदीदा मीठे पैनकेक बनाएंगे। मैंने मुस्कुराकर दादाजी को अंदर जाने में मदद की। मेरा काम अब काफी हद तक सुलझ गया था और दादाजी बूढ़े हो रहे थे। मैंने उन्हें घुमाने ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जवानी में मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, और जब से मैंने काम शुरू किया, मैं हमेशा उनके साथ नहीं रह सका। अब मेरे पास वक्त है। कुछ लोग अब मेरे समय और ऊर्जा के लायक नहीं हैं। मैंने बिना देर किए कदम उठाया। मैंने यात्रा की योजना बनाई और दादाजी और मैं अपने वतन की खूबसूरत वादियों को देखने निकल पड़े।